ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा दोहरी सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले ये वाला बता रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर ना बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, बनेगा ये बहुत सारा क्वेश्चन। पहला क्या, मौद्रिक नीति बोलेगा, केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति को बताएं, तो दो मौद्रिक नीति होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक। दूसरा क्वेश्चन यदि आ जाए, केंद्र बैंक अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करती है, तो उद्देश्य क्या है, जैसे किसी देश का केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या होता है, साख नियंत्रण करना, बेरोजगारी दूर करना, आर्थिक विकास करना, आर्थिक स्थिरता लाना, ये गरीबी दूर करना, ये सब क्या केंद्रीय बैंक का उद्देश्य है। तो ये चारों उद्देश्य को कैसे प्राप्त करती है, ये दो तरीका, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक। तो ये दो क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन क्या है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन का सुन लीजिए हमसे। इसके बाद यदि क्वेश्चन आ जाए, स्फीतिक अंतराल को कैसे दूर किया जाता है, केंद्र बैंक स्फीतिक अंतराल को कैसे दूर करती है, तो केंद्र बैंक स्फीतिक अंतराल को ये दो तरीका से करती है। यदि आ जाए, अस्फीतिक अंतराल को कैसे दूर करती है, यही हो जाएगा। मांग, अभावी मांग को केंद्र बैंक या मौद्रिक नीति से कैसे दूर किया जाए, यही आंसर होगा। या बोल देगा अधिक मांग की स्थिति को कैसे दूर किया जाता है, तो यही दो तरीका केंद्र बैंक। राजकोषीय नीति का अलग उपाय बजट में समय पढ़ाया नहीं होगा, इस तरह भी अलग से तो पढ़ाया नहीं। चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ देखिए मात्रात्मक उपाय होता है पहला, एक मात्रात्मक, जिसको क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में पहला आता है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है ना, कि कॉमर्शियल बैंक के बिलों की पुनर्कटौती पर जो केंद्र बैंक लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट लगाता है, उसको हम लोग बैंक दर करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जितना में कॉमर्शियल बैंक है, यदि उसको पैसा का जरूरत पड़ा, अब पैसा का जरूरत पड़ा तो उसको कहीं ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी जो रखेगा उस पे जो कटौती करेगा, जो लोन देगा उसी को क्या लोन देगा, उस पे जो इंटरेस्ट लगाएगा उसको क्या बोलेगा, बैंक दर का। तो याद रखिए 2 नंबर क्वेश्चन में यदि बाई चांस आ जाए बैंक दर क्या है, तो नोट्स में होगा ये पहले से भी, तो इस तरह भी हम बोल दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कॉमर्शियल बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती पर जो केंद्र बैंक लोन देता है और उस पे जो इंटरेस्ट लगाता है उसको क्या बोलेगा, बैंक। जैसे हम लोग लोन लेके हम लोग डेट बोलते हैं ना, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं कि हमको ब्याज देना है, EMI भरना है, ब्याज देना है। तो लेकिन यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक किससे लेना है, अब बिलों की पुनर्कटौती मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेगा तभी उसको मिलेगा। आगे बढ़िए, रेपो दर। रेपो दर भी वही दो चीज में रिलेशन है, कमर्शियल बैंक और केंद्र बैंक है। कॉमर्शियल बैंक समझिएगा, जो केंद्र जितना भी तरह का व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक समझिए ना, जितना भी व्यापारिक बैंक है, यदि व्यापारिक बैंकों को ना कम समय के लिए पैसा का जरूरत पड़ जाए, जैसे एग्जांपल देखते हो, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा में बहुत पैसा का जरूरत पड़ता है बैंक को, बैंक बगला जाएगा तो लोग 7 दिन पहले ही रख लेते हैं कि दुर्गा पूजा आएगा टाइम, अब बहुत पैसा निकलेगा, अचानक आदमी खर्च करने का प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो लोग ज्यादा पैसा स्टोर कर देता है, तो लोग 10-15 दिन के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा लेता है। तो किससे लेगा, RBI से लेगा, केंद्र बैंक से लेगा। तो उस पे जो कम समय के लिए 10 दिन के, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो पैसा लेता है ज्यादा मात्रा में, उस पे जो इंटरेस्ट लगाएगा उसको क्या बोला जाएगा, रेपो दर। अब देखो दुर्गा पूजा खत्म हुआ, मान लो तो फेस्टिवल खत्म हुआ, अब खत्म होने के बाद सभी के पास, बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा या उद्योगपति के पास आएगा या छोटा मोटा दुकानदार के पास पैसा आएगा, उससे पैसा क्या करेगा, डायरेक्ट बैंक के पास रखेगा। तो वो जाकर डायरेक्ट बैंक के पास किसके पास रखेगा, केनरा बैंक, SBI बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक के पास रखेगा। अब कॉमर्शियल बैंक के पास आने में पैसा आ जाएगा, किसी भी तरह का दुर्गा पूजा, दीपावली के बाद अचानक बहुत पैसा आ जाएगा। अब अचानक आ जाएगा, वो क्या करेगा, तुरंत तो कुछ उपाय नहीं कर सकता, तो तुरंत कुछ उपाय नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जब इन्वेस्ट करेगा कहीं, उससे पहले ना कुछ समय के लिए सुरक्षा तो चाहिए, तो वो किसके पास रख देता है, RBI। बोलेगा अल्पकालीन समय के लिए किसके पास रख दिया, RBI। अब उस पर जो इंटरेस्ट लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर। समझ रहे हैं, तुम देख के देखो ना, दुर्गा पूजा के समय हम लोग सब बैंक से पैसा निकालते हैं, और दुर्गा पूजा के बाद सब बिजनेसमैन या जो उद्योगपति है, छोटा मोटा रोजगार वाला, सब पैसा रखने जाता है। तो ये दोनों में स्थिति में गड़बड़ होगा। तो बैंक जब तक इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचती है, तब तक वो पैसा क्या करेगी, RBI के पास जमा कर देती है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। तो उस पर जो इंटरेस्ट लगाता है उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर। अब देखो नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ना, RBI के डायरेक्शन के अनुसार कॉमर्शियल बैंकों को कैश के रूप में ना कुछ पैसा RBI के पास रखना पड़ता है। जितना भी तरह का व्यापारिक बैंक है, जितना भी बैंक है, उसको अपना कुल जमा का कुछ प्रतिशत हिस्सा
आरबीआई के पास रखना होता है। कितना जमा रखना है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। कब क्रय विक्रय होता है? क्रय विक्रय समझता है जब किसी भी सरकार को नहीं, लास्ट में बता देगा आपको। ठीक है, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया क्या होता है? जब शेयर बाजार, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सबको ना क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना। जब लगता है देश सरकार कॉमर्शियल बैंकों को कि आरबीआई को लगता है कि पैसा देश में ज्यादा है तो वो बेचने लगती है, आगे खरीद लेता है, इसलिए पैसा केंद्र बैंक के पास आ जाता है। जब ऐसा लगता है तो खरीदने लगती है तो पैसा पहुंच जाता है। तो ये हो जाता है खुले बाजार की क्रिया। आगे बढ़ते हैं गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय समझिएगा, केंद्र बैंक का ना ये गुणात्मक उपाय है। ये जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव, साख की राशि। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, आरबीआई जो होती है जितने कॉमर्शियल बैंक होता है सबको डायरेक्शन देता है और सबको डायरेक्शन देता है कि तुम बढ़िया से नहीं काम करेगा तो उसको डायरेक्ट एक्शन लेती है उसके प्रति। अब वो एक्शन लेगी अपने अपने हिसाब से लेती है, तो ये डायरेक्टिव, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। जैसे मान लो आगे देखिए नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में एक मॉरल प्रेशर होता है। एक तरह जितना भी कॉमर्शियल बैंक होता है ना, सबका एक जिम्मेदारी होता है कि पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन जनता का भलाई होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा साख की राशि, ये चीज बोलते हैं हम हमेशा, कुछ भी करना गुडविल खराब नहीं होने देना। गुडविल खराब हो गया, जैसे मान लो तुम EMI लिए, लोन लिए, क्रेडिट बनाते रहो। आज में लगता है 40,000 50,000, जब 10 लाख देगा, करोड़ देगा, तुम बढ़िया बिजनेस करके बैठ जाना। इसलिए साख कभी खराब नहीं होने देना। तो यही होता है सभी बैंकों को आरबीआई जो भी क्रेडिट देती है। अब यहाँ बढ़िएगा दोहरी करना की समस्या। दोहरी करना की समस्या से बचने का 2 उपाय है। यहाँ पे पहला देखिए अंतिम वस्तु का मूल्य। जैसे मान लो किसी राष्ट्र आय की गणना करते समय ना दोहरी गणना का समस्या पैदा होता है। दोहरी गणना से समस्या से बचने का पहला महत्वपूर्ण उपाय है कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य का लेना जाए। जो भी अंतिम वस्तु है उसी के कीमत को जोड़ा जाना चाहिए राष्ट्र आय में। अब इससे क्या होता है, जैसे कच्चा माल से बना वस्तु, जितना भी कच्चा माल से बना है, यदि हम लोहा का भी कीमत जोड़ देंगे और उससे बना मशीन का भी जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा राष्ट्र आय। इसलिए हमको किसका कीमत जोड़ना है? ये मशीन का, जो भी मशीन है, जो भी प्लांट है, उसी का खरी कीमत जोड़ा जाना चाहिए। तो ये राष्ट्र दोहरी करना का ये होता है। दूसरा ये होता है, जैसे एग्जांपल ले लो ना, समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखिए राष्ट्र दोहरी करना की समस्या बचने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो मूल्य वृद्धि विधि को अपनाया जाना चाहिए। मूल्य वृद्धि में क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल जितना भी मूल्य वृद्धि हुआ उसी को जोड़ा जाना चाहिए। जैसे क्या, मान लो कपास से सूत बना और सूत से कपड़ा बना, तो यहाँ पर क्या है ना, कपास का यदि 100 रुपया, सूत बना तो 200 रुपया केजी हो गया। अब ये कपड़ा बना तो 280। अब सबका अलग अलग जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 580। लेकिन हमको जोड़ना क्या? मूल्य वृद्धि विधि। कपास 100 रुपया था तो 100 रुपया मूल्य बढ़ा, सूत कितना बढ़ा तो 100 रुपया मूल्य बढ़ा, और इसमें कपड़ा में कितना बढ़ा? 80। तो ये जोड़ दिया तो 280 रुपया इसका राष्ट्र में जोड़ा। समझना, ये दूसरा उपाय है दोहरी गणना की समस्या से बचने का। अब समझना दोहरी गणना की समस्या में तो आपको बताया कि राष्ट्र आय की गणना के समय हम लोग किसको शामिल करते हैं? अंतिम वस्तु को, अंतिम वस्तु की कीमत को। तो अंतिम वस्तु यहाँ पे क्या है? तो अंतिम वस्तु वह वस्तु होता है जो भोक्ता अपने उपयोग के लिए मांग करता है, मतलब जो भी इस्तेमाल उपयोग कर रहा है, जो अंतिम रूप से उपयोग हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे क्या, तो आप जानते होंगे, जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्किट, ये सब क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तु हो जाएगा। जैसे बिस्किट और कुछ बोलिए, रोटी, टीवी, कुछ भी चीजें जो अंतिम रूप से उपभोक्ता मांग करी हो तो उसको हम लोग अंतिम वस्तु कहेंगे। अब मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होता है जो कच्चा माल के रूप में होता है, पुनः संस्करण या पुनः विक्रय किया जा सकता है। जैसे क्या, गेहूं, धान। जैसे गेहूं, धान को पुनः संस्करण, पुनः विक्रय किया जा सकता है। मध्यवर्ती वस्तु का मांग जो होता है उत्पादक द्वारा किया जाता है, उत्पादक प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है, और ये राष्ट्र आय में शामिल नहीं होता है। अंतिम वस्तु को राष्ट्र आय में शामिल किया जाता है। अब यहाँ तक में कुछ पूछना है तो कुछ ही होता है। अब नोट